तो लास्ट वीडियो में हेनरी फ्यूल के 3 प्रिंसिपल स्टार्टिंग के हम लोगों ने देख लिए थे और आज फिर हम नेक्स्ट अपने 3 प्रिंसिपल्स के साथ में इस वीडियो में फिर से आ गए हैं। मैंने आपसे कहा है कि हेनरी फ्यूल को हम फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड थॉट्स कहते हैं। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्यूल ने दिए हैं, जिसमें से 3 हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुके थे। वीडियो नंबर 3 था और ये वीडियो नंबर हमारा 4 है, ये 4th नंबर का वीडियो। और स्टार्टिंग के 3 वीडियोज़ में हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो 3 वीडियो हैं, जरूर देखिएगा, बहुत सारी काम की बातें। और ये 4th नंबर का वीडियो है। हेनरी फ्यूल के 14 में से जो 3rd, 4th, 5th और 6th नंबर का प्रिंसिपल है उसको आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें से 4th नंबर है यूनिटी ऑफ कमांड। हेनरी फ्यूल कहते हैं किसी भी काम को करने के लिए कमांड जो हम देते हैं, जो हम ऑर्डर देते हैं, उसमें यूनिटी होनी चाहिए। इसको बहुत आसानी से समझिएगा एग्जाम्पल के साथ में। एक बॉस ये है, एक दूसरा बॉस ये है, एक तीसरा बॉस ये है। ये तीनों ही बॉस किसी एक ही सबऑर्डिनेट को, ये सुपीरियर है, मतलब ये इसके ऊपर काम करते हैं। और तीनों ही बॉस मिलके यहाँ पर ABC जो है, एग्जांपल ले लेते हैं कि ABC हैं और ये तीनों ही D को यहाँ पर ऑर्डर देते हैं कि जाओ D तुम मेरी फाइल ले आओ, जाओ तुम मेरा काम कर दो, जाओ तुम मेरा काम कर दो। ऐसे में D ओवरबर्डन हो गया है। अब यहाँ पे ओवरबर्डन होने के साथ में D कंफ्यूज्ड भी हो गया है। और कंफ्यूज्ड होने के बाद में वो कंफ्यूज्ड इसलिए है कि वो किसका काम पहला करके दे, किसका काम वो पहले करके दे। अगर वो A का काम पूरा कर देता है तो डेफिनेटली B और C जो है A के लिए ईगो क्लैश हो जाएगा कि अरे उसका काम पहले कर दिया। वो जबरदस्ती की डांट फटकार लगाएंगे यहाँ पे D को, उसे डरा कर रखेंगे, पहले मेरा काम किया करो, तुम उसका काम क्यों पहले कर दिए। सेम B के साथ हो सकता है और सेम C के साथ हो सकता है कि B ने ऑर्डर दिया कि पहले मेरा ही काम करना, A और C का बाद में करना, लेकिन अब बेचारा ये कंफ्यूज्ड है, इसने इसका काम पहले कर दिया तो इसका ईगो क्लैश हो गया। ऐसे ईगो क्लैशेस ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। हम जो कमांड देंगे उसमें यूनिटी होनी चाहिए और वो पॉसिबल हो पाएगा जब हम इस डायग्राम को गायब करेंगे। और हेनरी फ्यूल कहते हैं कि आपको डायग्राम कुछ इस तरीके का सेट करना है कि अगर आपके बिजनेस में 3 सुपीरियर हैं तो 3 सुपीरियर के लिए आपके पास 3 सबऑर्डिनेट होने चाहिए, तब हमारा काम पूरा हो पाएगा। इस डायग्राम में एक और नेगेटिव बात है, वो ये है कि D अब वहां पर अपनी जिम्मेदारी से बचने लगा है, उसे हम रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। C ने काम बोला है D को, जाओ D मेरी फाइल लेके आओ, और D गया और आधे घंटे बाद वापस आया। D ने यहाँ पे झूठ भी बोल दिया कि सर वो एक्चुअली क्या है, A और B का काम कर रहा था इसलिए मैं आपके काम को पूरा नहीं कर पाया, जबकि उसके पास A और B का कोई काम नहीं था आज। ऐसे में D जो है इररिस्पॉन्सिबल भी हो सकता है, उसके बिहेवियर में ओवरबर्डन तो है ही है, वो कंफ्यूज है और साथ में वो रिस्पॉन्सिबल भी हो सकता है अपने काम के लिए। हेनरी फ्यूल कहते हैं ये गलत डायग्राम है, ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा डायग्राम सेट करना है कि एक सुपीरियर अपने ही सबऑर्डिनेट को देगा। इसके बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट, ईगो क्लैश नहीं होगा तीनों सुपीरियर में। दूसरा, ये अपने काम को कंसंट्रेट कर पाएगा क्योंकि इसको सिर्फ वही काम करना है जो इसके बॉस ने ऑर्डर दिया है। यहाँ पर B जो A ये जो दूसरे नंबर का, ये भी अपने काम को इसको देगा और तीसरे नंबर का काम भी देगा। साथ में ये अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होगा। अगर ये B का कोई काम नहीं करता है तो B इसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा कि मैंने तो तुम्हें काम दिया था, तुमने काम क्यों नहीं किया। तो टॉप लेवल होते हैं वो अपने मैनेजर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को काम देते हैं और एक मैनेजर लिखा है कि एक ही लोग को ऑर्डर देगा तो हमारा काम चल जाएगा। ऐसा नहीं कि एक काम करने वाला है और काम कराने वाले बहुत सारे हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अगर हम ऐसा फॉलो करते हैं तो बिल्कुल क्लियर माइंड से वो काम करेगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा और अपने काम को वो सही तरीके से कर पाएगा और आप उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे सकते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी दोनों पैरेलल शिफ्ट होती है, दोनों का बराबर होना ज़रूरी है। तो एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशन भी डेवलप होता हुआ आपको नजर आएगा। यूनिटी ऑफ कमांड में हेनरी फ्यूल कहते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब हो गया है, पॉइंट नंबर 5 है, 5वें नंबर का प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब हो गया कि अल्टीमेटली चाहे फैक्ट्री के अंदर किसी भी ग्रुप के लोग काम कर रहे हो, किसी भी ग्रुप के लोग काम कर रहे हो, मतलब जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोगों ने पढ़ा है अपने चैप्टर नंबर 1 में, मैनेजमेंट 3 टियर सिस्टम से चलता है जिसे हम कहते हैं टॉप लेवल, मिडिल और लोअर लेवल। ये टॉप लेवल है, मिडिल और लोअर लेवल है। तो यहाँ पर अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारे बिजनेस का, जिस चीज़ के लिए इस मैनेजमेंट को बनाया गया है, जिस वजह से वर्कर्स फैक्ट्री में आते हैं, बिजनेस में आते हैं, अल्टीमेटली उनका गोल क्या है, और वो एक ही गोल है जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा एम है, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा उद्देश्य है, जिसको हम पूरा करना चाहते हैं, जो हमारा विजन है, वो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, उसे हम पूरा करना चाहते हैं। अगर एक ही कंपनी है, मान लेते हैं कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वो चाहे वो टॉप लेवल में हो, चाहे वो मिडिल हो, चाहे वो लोअर लेवल में हो, सबका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में बेच के मार्केट में बिग शेयर कवर करने का होगा और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का होगा। तो ये अल्टीमेट गोल है
टाइम पे कंप्यूटर बना के मार्केट में बेचना है। तो ये अल्टीमेटली गोल हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो कि फैक्ट्री बनी ही इसी नाम से है कि हम वहाँ पे कंप्यूटर बनाएंगे और उसे मार्केट में बेचेंगे, तो यही होना चाहिए। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि एक से ज़्यादा चीज़ें बनती हैं, वहाँ पे कंप्यूटर भी बनता है, वहाँ पे मोबाइल फ़ोन भी बनता है, वहाँ पे टेलीविज़न भी बनता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज भी बनते हैं। अब कंपनी में अलग अलग डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट में भी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए, क्योंकि हर किसी को अपने काम में फोकस करना है। और ये फैक्ट्री चारों ही जो हम बना रहे हैं, यहाँ पे अप्लाइंसेस बना रहे हैं, इन चारों से मिलकर ही कंपनी की पहचान है। तो अल्टीमेटली हमें कंपनी के कॉमन गोल को भी ध्यान रखना है, और कॉमन गोल यही है कंपनी का कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना है, टाइम पे मार्केट में बिग शेयर कवर करना है और प्रॉफिट कमाना है। तो चाहे मोबाइल आप बना रहे हो उसी फैक्ट्री के एक ही छत के नीचे अलग डिपार्टमेंट में, आप कंप्यूटर बना रहे हो, आप टेक वहाँ पे होम अप्लाइंसेस बना रहे हो, टीवी बना रहे हो, तो हर किसी को अपने जो वर्क में फोकस तो रखना है, उसमें पूरा उसका फोकस होना चाहिए। साथ में कंपनी के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स में भी उन्हें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारे अंदर में कन्फ्यूजन नहीं होगा। कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कंप्यूटर बनाने में लगे हुए हैं। इसके अलावा मैंने कहा अगर ज़्यादा बनाते हैं, मोबाइल बनाते हैं, तो मोबाइल वाले मोबाइल में बनाएंगे, मोबाइल वाले कंप्यूटर के साथ में अगर मोबाइल बनाएंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए, 1 यूनिट 1 प्लान। एक यूनिट है उसके लिए एक ही प्लान होना चाहिए, दूसरी यूनिट दूसरा प्लान, और अल्टीमेटली प्लान का जो थीम है वो होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना। क्योंकि फैक्ट्री एक ही छत के नीचे चल रही है, और अल्टीमेटली जो पूरी छत है, मतलब जो पूरी फैक्ट्री है, उसका गोल यही है कि कंज्यूमर को सेटिस्फाई करके मार्केट का बिग शेयर कवर करना है, अच्छी चीज़ परोसनी है मार्केट में। और ये काम पॉसिबल हो पाएगा जब हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को ध्यान रखेंगे। हेनरी फ्यूल फोकस करते हैं इसमें, वो कहते हैं कि आपको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन रखना है, वर्कर्स कंफ्यूज नहीं होंगे, आप शिफ्ट कर सकते हो। जब एक वर्कर एक डिपार्टमेंट का काम पूरे तरीके से सीख जाए तो मल्टीटास्किंग, आप उसे दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर सकते हो कि तुमने यहाँ का काम सीख लिया है, अब तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ करने का टाइम आ गया, अब तुम यहाँ से जाओ कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में जाके वहाँ का काम सीखो। तो धीरे धीरे हम शिफ्ट करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब वो अपने फील्ड का मास्टर हो जाएगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमें विजन प्रोवाइड करता है कि आपको क्या काम करना है और उसके पीछे आपको किस तरीके से लगना है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहलाता है। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन हेनरी फ्यूल का 6 नंबर का प्रिंसिपल है। काम कराएंगे तो सैलरी, वेजेस, कमीशन तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, मेहनताना या रेम्यूनरेशन या पारिश्रमिक आपको देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा? काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे कम से कम एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फंड, जो सैलरी है या जो रेम्यूनरेशन है, जो उनका मेहनताना है, वो आपको देना पड़ेगा। और वो होना चाहिए कम से कम इतना कि किसी भी एम्प्लॉयज़ की, किसी भी वर्कर की बेसिक नीड पूरी हो जाए। और बेसिक नीड आपको पता है वो फूड, क्लोथ, शेल्टर की हो सकती है, रोटी, कपड़े, मकान की बेसिक नीड हो सकती है, और वो पूरी होनी चाहिए। हेनरी फ्यूल कहते हैं कि जो कंपनी की इकोनॉमिक स्टेटस है, कंपनी का जो इकोनॉमिक कंडीशन है, उसके फाइनेंशियल कैपेसिटी के, फाइनेंशियल पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से वेजेस या जो उसका मेहनताना रेम्यूनरेशन है वो फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं, हम कंपैरिजन ऐसे किसी भी बिजनेस से नहीं करेंगे कि मान लेते हैं एक बिजनेस यहाँ पर ये है और एक दूसरा बिजनेस यहाँ भी है, बिजनेस का साइज़ बहुत बड़ा है, तो यहाँ के एम्प्लॉयज़ को सैलरी 10,000 रुपीज़ पर मंथ मिलती है, यहाँ के एम्प्लॉयज़ की सैलरी 1 लाख रुपीज़ पर मंथ है, तो ये जो ए है इस कंपैरिजन करने लगे इस वाले से। नहीं, ऐसा कंपैरिजन नहीं होगा। सेम स्केल ऑफ बिजनेस है, सेम नेचर ऑफ बिजनेस से कंपैरिजन होगा। और अगर आप सेम लेवल ऑफ बिजनेस में कंपैरिजन कर रहे हैं और आपका कॉम्पिटिटर है और वो भी सेम स्केल में बिजनेस कर रहा है और आप अपने एम्प्लॉयज़ को कम सैलरी दे रहे हो, तो आपका एम्प्लॉयज़ आपका बिजनेस छोड़ के भाग जाएगा, वहाँ भाग जाएगा जहाँ ज़्यादा सैलरी मिल रही है। एक अच्छे एम्प्लॉय के बिजनेस छोड़ के जाने से बहुत सारे नुकसान हैं, क्योंकि वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल था, काम को सही टाइम पे पूरा करता था, चीज़ों की तोड़फोड़ नहीं करता था, रिसोर्सेज का वेस्टेज होने नहीं देता था। लेकिन अगर वो फैक्ट्री छोड़ के थोड़े चंद पैसों के लिए आपकी फैक्ट्री छोड़ के दूसरी फैक्ट्री में चला जाता है, ऐसे में होगा ये कि आप एक अच्छा एम्प्लॉय तो खो देंगे, साथ में वो आपके बिजनेस के सीक्रेट भी आपके कॉम्पिटिटर को बता देगा, और कॉम्पिटिटर आपके बिजनेस के सीक्रेट जानकर आपसे कहीं आगे निकल सकता है। तो रेम्यूनरेशन ऑफ पर्संस में इस बात का ध्यान रखना है कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट बना है, गवर्नमेंट ने बनाया है, गवर्नमेंट भी है ना कई सारी जगहों पे कहती है कि आपको इतना पैसा देना ही देना है, उस रूल्स को फॉलो करिए। इसके अलावा कम से कम इतना पैसा दीजिए कि वर्कर का लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन हो सके, क्योंकि वर्कर आपके ही फैक्ट्री का है। जितना ज़्यादा आप उसको देंगे, वर्कर्स का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, उतनी वो आपकी तारीफ करेगा, उतना वो फैक्ट्री के ऊपर में भरोसा करेगा, आपके बिजनेस के ऊपर में अपनापन दिखाएगा और फैक्ट्री से जुड़ा रहेगा। तो मॉनेटरी बेनिफिट देते रहिए। मॉनेटरी बेनिफिट के अलावा आप उसके रेम्यूनरेशन में आप अलग से अलाउंसेस भी दे सकते हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए फ्री एजुकेशन कर दीजिए स्कूल में, उसके लिए आने जाने के लिए अगर ऑफिसर है तो उसको बंगलो दे दीजिए, उसको कार दे दीजिए। तो ये सब आप फिक्स कर सकते हैं, और ऐसा करके एक सेटिस्फैक्शन, जो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, और वो आप अपने एम्प्लॉयज़, अपने वर्कर्स को देंगे एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैलरी जो आपकी पेइंग कैपेसिटी है इसके हिसाब से। ऐसा नहीं कि आपने ज़्यादा दे दिया और आपके पास आप है नहीं, ऐसे में तो एडवर्स इम्पैक्ट आ जाएगा। तो इतना दीजिए कि वर्कर फाइनेंशियली सेटिस्फाई रहे। अगर एक वर्कर सेटिस्फाई होगा तो
वो बिना बोले अपने से बहुत सारा काम कर देगा। तो फाइनेंशियल सपोर्ट देकर आप वर्कर से काम करवा सकते हैं और ये पॉसिबल हो पाएगा रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स के प्रिंसिपल्स को एप्लीकेबल करके। तो टोटल 6 प्रिंसिपल्स हो गए हैं। इसके बाद हमारे जो बचे हुए प्रिंसिपल्स उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे। वीडियो देखिए, अच्छा लगने पर शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और कैसा लगता है जरूर बताइएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम हेनरी फ्यूल के बचे हुए प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। बाय बाय।